नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम रोज 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उसे अच्छे से समझते हैं, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2026 में आए तो वो आप कर पाएं। साथ ही साथ हम कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं, और ये सेम ट्रिक्स कुछ और नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। यूपीएससी की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मतलब कि बनाती है कि कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस में आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि बस लैंग्वेज को समझने की जरूरत है और आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए 20 to 24 मार्क्स तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आप फ्री के ले जा सकते हैं। तो वो चीजें भी हम देखेंगे आज इस क्लास का। डे नंबर 11 है। डे 10 तक मींस डे नंबर 1 से डे नंबर 10 तक हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। आज डे नंबर 11 से हम 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये क्लासेस मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है डेली। और आपको जो वीडियो है वो 2 पीएम से 5 पीएम के बीच में रोज मिल जाती है। ठीक है। अब ये भी आप देख लो कि जो हमारा मिशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2026 के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो हम 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स इस सैटरडे से मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलेगी ये वीडियो, जिसे हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप ये बात याद रखना कि ये वीडियो भी आपको 2 पीएम से 5 पीएम के बीच में मिल जाएगी एवरी सैटरडे 5। ठीक है। प्लस हर दिन मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का उठाऊंगा और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको हेल्प करेगा। और ये वाली वीडियो आपको डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे मिल जाएगी, है ना। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा टाइम की नहीं होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स की होती है। तो इसे आप आराम से कभी भी बीच में ब्रेकफास्ट करते हुए या ऐसा किसी भी टाइम पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने पहले 5 मिनट स्किप कर दिए तो उसे मैं बता देता हूँ कि अभी हम 2015 का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2014 का एग्जाम पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं पहली 10 क्लासेस में। ठीक है। तो ये आज की क्लास का भी पहला क्वेश्चन है और 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का भी फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। देखो हुआ क्या, इसे मैं मिटा देता हूँ। हुआ क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2015 का पेपर है। ओके। हुआ क्या, ये आप याद रखना कि उस टाइम पर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना किसी भी रीजन की वजह से न्यूज में रही होगी, है ना। क्योंकि ये लॉन्च की गई थी 2014 में, तो ऑब्वियसली 2015 में इसे इसका पूछा जाना बनता था। ओके। अब याद रखना, इस जो ये योजना है इसको फिर से 10 to 11 ईयर्स होने जा रहे हैं, तो इसीलिए भी ये फिर से न्यूज में है। तो इसीलिए इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है। ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा यही होता है कि वो चीजें कवर होती जाती हैं जिन्हें 10 साल या 5 साल हो चुके हैं, है ना। और अगर आपने अभी तक पहले 10 दिन देखे होंगे तो आपने देखा होगा भाई स्टैटिक का कितना सारा जो पार्ट है वो हम वैसे ही कवर कर चुके हैं, है ना। तो ये फायदा भी होगा जब इसकी 120 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि यार 60% सिलेबस तो हमारा पूरा हो गया। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं वो तो हमारा पूरा हो गया। ठीक है। तो अब देखो, ये ऐसे देखो, जन धन, जन मीन्स जनता, धन मीन्स पैसा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जनता को पैसा पहुंचाया जा रहा है किसी भी तरीके से। ओके। अब देखो यहाँ पे जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें देख लेते हैं। देखो फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया है,
जो विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करने की बात करिए, मैंने बोला धन पहुंचा रहे हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। प्लस यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, चलो ये भी कुछ ना कुछ उससे ही रिलेटेड है। बट अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रिक से आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, थोड़ा सा समझ के यूपीएससी की लैंग्वेज को और इसको देखकर हम स्कीम के नाम से यहाँ तक पहुंच गए। बट अब एट लास्ट नॉलेज मैटर्स, ठीक है, जिसने भी इस योजना के बारे में पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये जो मिशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये योजना है, ये एक नेशनल मिशन है, ये एक नेशनल मिशन है। नेशनल मिशन किस चीज़ का है? नेशनल मिशन ऑफ, या ऑन, या फॉर, कुछ भी लिख लो। ऐसे कर देता हूँ, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा था, मतलब कि फाइंड कर रहा था इधर उधर, यहाँ पे ऑन टर्म यूज़ करी गई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो ठीक है, मुझे लगता है फॉर बेटर वर्ड है। चलो, अब देखते हैं ज़रा इसमें हुआ क्या क्या था। मैंने बोला फिर से कि इसको 10-11 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, है ना। अब हुआ क्या कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किस किस तरीके से करा जा रहा था इसके अंडर, ठीक है। सबसे पहले तो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करी जा रही थी हर एक हाउस होल्ड को। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज कैसे? जैसे आपको पता है रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं, है ना, और बैंक्स को बोला गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स खुलवाओ, जो भी बैकवर्ड एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए, है ना। अब क्या है कि ऐसा करा क्यों जा रहा था कि इनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड क्यों करी जा रही थी? ताकि क्या हो, फाइनेंशियल लिटरेसी आए लोगों के अंदर, फाइनेंशियल लिटरेसी आए, फाइनेंशियल लिटरेसी आए। क्यों आए? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है लिटरेसी? क्योंकि आप एक बात बताओ, आपको पता है कि अभी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो था, डीबीटी, बैंक ट्रांसफर्स जो हो रहे थे, उसमें आपको पता है कि पहले क्या करते थे कि जो पैसा था, सेंटर से पैसा आता था, वो पंचायत के पास जाता था, पंचायत से लोगों तक पैसा पहुंचाती थी। उसके बीच में आपको पता है कि अगर ऊपर से 100 रुपए जा रहे हैं तो नीचे सिर्फ 1 रुपए पहुंचते थे लोगों के पास, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है कि बीच में इतना करप्शन हो रहा था। तो हुआ क्या कि जब ये बात करी गई कि लोगों के डायरेक्ट जेब में पैसा जाए, वो कैसे पहुंचाया जा सकता है? बैंक अकाउंट के थ्रू। अब अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों को, ठीक है, यही नहीं पता कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ सकता है, हमें पंचायत के सरपंच या पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी भी इसका एक मोटिव था कि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी जाए। उसके बाद जब उनके पास बैंक अकाउंट होगा तो क्या होगा कि वो क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद फिर वही डीबीटी तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। फिर उसके बाद क्या है कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड पेंशन फैसिलिटी। आपको पता है कि इतनी सारी पेंशन स्कीम्स है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, इतनी सारी इंश्योरेंस, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो सारी इंश्योरेंस गवर्नमेंट निकालती रहती है। अब अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो फिर मतलब ये समझो कि उनको वो पेंशन का पैसा या इंश्योरेंस का पैसा उन तक पहुंचाया कैसे जाएगा? तो इस वजह, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे बस एक चीज ऐड कर देता हूँ, इंश्योरेंस पेंशन फैसिलिटी, ठीक है। इसमें ना और चीजें भी दी गई। जब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करोगे तो आप 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। मतलब आपको पता है जैसे कि दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो होता है आपको उसमें पता है कि आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है। पर जो करंट अकाउंट होता है उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकते हैं जो आपके पास अभी है भी नहीं, क्योंकि वो एक बिजनेस अकाउंट होता है। तो क्या होता है कि बाद में जब पैसा आएगा तो बैंक उससे अपने आप काट लेगा। तो सोचो, ऐसी सुविधाएं भी इस योजना के अंदर दी गई कि लोग अगर आधार कार्ड से अपने बैंक को लिंक कर देंगे तो वो 5,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है।
कि ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, जबकि उनके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है। जब वो वापस डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो पैसे हैं, जो 5,000 है, वो वापस माइनस करके ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा अगर वो 5,000 डालेंगे। बट ऑन द स्पॉट अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो बैंक से निकाल सकते हैं। प्लस अगर वो इस स्कीम के अंडर आते हैं, इस योजना में पार्ट लेते हैं, तो उनको 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपीस का इनबिल्ट, मतलब अगर आप इसका पार्ट है इस योजना का, तो आपको खुद ही में अपने आप ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाएगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ठीक है, 1,00,000 का। अब देखो ऐसा करा क्यों जा रहा था, ऐसा करा इसलिए जा रहा था, जैसे बोलते हैं ना ल्योरिंग। क्या किया जाएगा कि जितनी ज़्यादा आप सुविधाएं लोगों को दोगे, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा लोगों को उस तरफ आकर्षित करना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करी गई थी। ओके, चलिए, तो इसके बारे में इतना जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जैसे 2014 का जब पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, तो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है ना। कहाँ पे प्रोवाइड कर दिए? भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ऐसे ही जब 2015 का पेपर पूरा हो जाएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या इज आर करेक्ट। अब देखो, आपको ना 14th फाइनेंस कमीशन से कोई लेना देना अब है नहीं। 14th फाइनेंस कमीशन का टाइम जा चुका है, अब तो 16th फाइनेंस कमीशन का टाइम है। पर क्या 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स अभी आ गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई है। इसे आने में टाइम लगेगा। ठीक है, 30 नवंबर को इसकी रिपोर्ट्स आएंगी इसी साल 2025 में। तो करंट अफेयर्स में मैं ये आपको करवा दूंगा कि क्या क्या मतलब कि रिकमेंडेशंस थी जो उन्होंने दी थी। ठीक है, अब देखो, अभी के लिए आप क्या याद रख सकते हो? मैंने ऊपर वाला मार्क कराया क्या, क्वेश्चन आंसर? अच्छा, मैंने मार्क नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि प्रमोट करें हम किसको? फाइनेंशियल इंक्लूजन को, नॉट फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ऐसे ही यहाँ पर पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। एकदम से 10% का इंक्रीज देखने को मिला था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये करेक्ट है। बट इसने रिकमेंडेशन दी कि कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उस टाइम पे गलत थी, बट फिर से मैं कह रहा हूँ इसका कोई अब फायदा नहीं है। बट हाँ, जो कीवर्ड है लाइक फाइनेंस कमीशन, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपने देखा है हर तीसरे साल में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो भी इनकी अब रिकमेंडेशन आएगी वो मैं आपको करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। ठीक है, जब उसका टाइम आएगा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जरा हम देखते हैं अबाउट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, ये इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है 280, है ना। ये सारी चीजें तो बेसिक हैं जो आपको पता होगी। ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? याद रखना, एक है अपॉइंटमेंट और एक है कि इनकी क्वालिफिकेशन और मैनर ऑफ सिलेक्शन कौन करता है। तो सबसे पहले याद रखना, जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन जो मैनर है, मैनर ऑफ सिलेक्शन प्लस क्वालिफिकेशंस कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, बट अभी जो है ना, पार्लियामेंट करेगी। बट पार्लियामेंट ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन एक्ट निकाला था,
फाइनेंस कमीशन एक्ट निकाला था 1951 में, उसके हिसाब से ये मैनर ऑफ सिलेक्शन होता है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसीजर है, प्लस क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो सब पहले ही इस एक्ट में लिखा है। बट हाँ, अगर पार्लियामेंट चेंज करना चाहे इस एक्ट को तो वो चेंज करके नए टाइप की क्वालिफिकेशंस उसमें अपडेट कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा आगे आने वाले सालों में, कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 5 होते हैं, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, 4 मेंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें 5 साल से, मतलब कि 5th ईयर से पहले भी इसे हमें मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके, इतनी चीज आई होप आपको क्लियर होगी। एक और चीज आपको याद रखनी है, वो है एलिजिबल फॉर री फॉर री, अच्छे से लिख दो, फॉर री अपॉइंटमेंट। री आप लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात करी गई है, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात करी गई है। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि अगर आगे आने वाले सालों में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को ऐसे लिखता हूँ, फंक्शंस, तो आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ और फिर लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं क्या क्या, रिकमेंडेशन देते हैं कि यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके से टैक्स का डिवोल्यूशन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कुछ भी बोल सकते हो, और डिफरेंट स्टेट्स के को कितना कितना जो टैक्स डिवोल्यूट किया जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो कितना कितना मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही उन्हें पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, कि सेंटर को कितना मिलेगा, है ना, या फिर सेंटर लिख लो, यूनियन लिख लो, एक ही बात है, यूनियन लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, अमंग स्टेट्स, कि स्टेट्स के बीच में भी किस स्टेट को कितना मिलेगा, ये इसकी वो रिकमेंडेशन देते हैं, याद रखना, वो डिसाइड नहीं करते, वो रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद वो क्या रिकमेंड करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि क्या कितनी ग्रांट किसे दी जाएगी, इसका रिकमेंडेशन भी कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करती है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्रांट इन एड। अब देखो एक चीज याद रखना, ग्रांट है तो कौन से फंड से जाएगा, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखना, दो टाइप के आपको पता है ना फंड्स होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटेंजेंसी फंड, कंटेंजेंसी इमरजेंसी, बस ऐसे याद रखो, कंटेंजेंसी इमरजेंसी, कंटेंजेंसी फंड को इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है, जब भी कोई इमरजेंसी है उसमें एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, ऐसे याद रखो बेसिक लेमैन भाषा में। ओके, उसके बाद ये क्या रिकमेंड करते हैं कि कैसे किसी भी एक स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को इंक्रीज किया जाए। यहां पे मैंने क्या बोला था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जैसे कि एक हमारा देश है, इसका कंसोलिडेटेड फंड है और कंटेंजेंसी फंड है, ऐसे हर एक स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड है और कंटेंजेंसी फंड है। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो ये मेजर्स लेता है, मेजर्स क्रिएट करता है, बताता है कि आप क्या क्या ले सकते हैं मेजर्स, या फिर क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका जो कंसोलिडेटेड फंड है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये क्या क्या रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते हैं मेजर्स टू इंक्रीज, इंक्रीज को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड
ऑफ किसी भी स्टेट का, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, एक इनका काम ये है। उसके बाद एक और इनका काम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक और इनका काम है कि ये रिव्यू करते हैं जो भी आपको पता है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो उन इनिशिएटिव में कितना पैसा डालना है इसके अरेंजमेंट्स पर भी वो रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिव्यू रिव्यू दी करंट अरेंजमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम लिख रहा हूँ, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। ओके, अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, आपको पता है ना 2023 में 16th फाइनेंस कमीशन आई थी। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इसको कौन, इसका जो चेयरमैन है अभी वो कौन है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद पाना पाना गरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इनके चेयरमैन है, कभी स्टार्टिंग में पूछ लिया जाए किसी स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि अभी 16th फाइनेंस कमीशन आ चुकी है, ये जब अपनी रिकमेंडेशन देगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी आपको जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखवाई हैं वो बस पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप ये पढ़ लो। अब देखो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, फोर्टालेशन डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, उस टाइम पर न्यूज में रही होगी, उससे रिलेटेड जो है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये पूछा गया। अब देखो, अब आपको एक बात समझ में आ गई, अगर कोई भी मीटिंग होती है उसमें कुछ डिक्लेरेशन लिया जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो डिक्लेरेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से हमें ये समझ में आता है। तो अब करंट अफेयर्स में जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें मैंने इस चीज का ध्यान दिया है कि अगर कोई भी डिक्लेरेशन हो रही है तो उसके बारे में मैंने वहां पर आपको डिटेल में उस चीज को ऐड किया, मतलब कि मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में उसे ऐड किया और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको ये याद रहे कि ये फोर्टालेजा क्या है, ठीक है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये निकाला है वो क्या है ना। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में भी जो पिछले 10 सालों कह रहा हूँ, पिछली 10 क्लासेस में मैंने आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी लिखवाया है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ है तो मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ब्रिक्स है, ये जो टर्म है, देखो एक टर्म है ब्रिक। आपको पता है पहले ब्रिक्स नहीं था, क्या था, ब्रिक था, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये एक टर्म है ना, एक्रोनिम है, ठीक है। ये किसने कॉइन किया था, टर्म कॉइन्ड बाय एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बट फिर से बता रहा हूँ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिम जिम ओ नील, ठीक है। इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी 2001 में, ठीक है। बस बोला था कि ये ऐसे ऐसे ये हो सकता है, ये इनका काम क्या था कि हम ग्लोबल साउथ का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसे इंक्रीज करें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसका फर्स्ट सेशन देखो 2001 में टर्म दी थी, बट आपको पता है कि संगठन बनते बनते टाइम लगता है, तो इसीलिए जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ, ये ऑफिशियल सेशन की बात करूं, जो फर्स्ट सेशन हुआ, जो फर्स्ट समिट हुई, समिट लिख देते बेटर है, समिट ये बेटर है। जो फर्स्ट इसकी समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है रशिया में। रशिया में कब हुई थी, 2009 में जाके हुई थी,
फिर क्या हुआ कि 2010 में टाइमलाइन देखना, 2010 में ये ब्रिक तो था ही पहले, इसमें ऐड हो जाता है साउथ अफ्रीका, तो एस बन जाता है, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर मैं करंट मेंबर्स की बात करूं, करंट मेंबर्स, तो ये ब्रिक्स तो है ही, सी एस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इससे एक्स्ट्रा 2024 में 4 कंट्रीज ने ज्वाइन किया और 2025 में एक कंट्री ने ज्वाइन किया। तो मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंड दी ब्रिक्स इन 2024, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी 4 थी। ठीक है, और अगर किसी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि 2025 में इसने ज्वाइन किया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इस वजह से मैं अलग से लिखवा रहा हूँ ये, कि जो ईरान था, ईरान था, यूएई था, यूएई यार, थोड़ा सा पेन टैब पे लिखना इज डिफिकल्ट, इसलिए मेरी राइटिंग भी ऐसी आती है। यूएई हो गया, ठीक है, प्लस इजिप्ट, प्लस इथोपिया। कौन सा है, इथियोपिया, इथियोपिया, इथोपिया, इन्होंने सबने ज्वाइन किया कब, 2024 में। बट एक और है जिसने कब ज्वाइन किया, इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया ने कब ज्वाइन किया, 2025 में। ठीक है, इसी साल ज्वाइन किया है। अब ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ब्रिक्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। क्यों, ब्रिक्स एक्चुअल में जो वर्ल्ड की हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 45% कवर करती है, 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डेटा आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन, या फिर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में बोल दे तो भाई कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ लेते हैं। प्लस जो टोटल जीडीपी है ना वर्ल्ड की, जो ग्लोबल जीडीपी है, उसका 37%, अराउंड 37%, अगर प्रॉपर पॉइंट्स में भी बात करूँ तो 37.3% जो है वो कौन कवर करता है, वो ब्रिक्स कवर करता है। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, प्लस 37%, 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, मतलब ये समझ लो, ये जो G7 है और जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उससे भी ज़्यादा, यूरोपियन यूनियन तो 14% है बस ग्लोबल जीडीपी का, और जो G7 है वो सिर्फ 29% है। और ये कितना है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी पार्ट है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर है, 37.3%, बहुत बड़ा नंबर है। ओके, बस एक स्टैटिक की दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों एक बार पहले भी करवाया आपको पिछले 10 दिनों में, और आज भी बता रहा हूँ, रीज़न बता देता हूँ। 2026 में, जिस साल आपका पेपर है, 2026 में इस ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है या जो ऑर्गेनाइज करवाएगा, वो करवाएगा इंडिया। ठीक है, और वो कौन सी मीटिंग होगी, वो होगी 18th, ब्रिक्स समिट होगी वो। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, समिट होगी। अच्छा, तो 2025 की जो है वो कहाँ पे हुई, ब्रिक्स, ये कौन सी थी, 17th थी समिट। ये कहाँ पे हुई, ये हुई ब्राज़ील में, ब्राज़ील में भी कहाँ पे, रियो दे जेनेरियो, जेनेरियो। आई थिंक स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ब्राज़ील देख लो आप, ब्राज़ील में। ओके, तो ये चीज़ें थी जो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस साल जो ब्रिक्स है वो, मतलब 2026 में ब्रिक्स जो है हमारे प्यारे भारत में होने वाली है। तो प्लीज़ ब्रिक्स के बारे में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि आपको स्टैटिक पे क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो
ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्योर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको, ठीक है, तो क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर जाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आप पक्का गलत करने वाले हो, क्योंकि एक चीज इन दोनों स्टेटमेंट में से ऐसी है जो बिल्कुल भी रिलेट करती ही नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो टैक्स टू जीडीपी का रेशियो ये है क्या? जीडीपी रेशियो, ठीक है। ये बताता हूँ कितना टैक्स, कितना टैक्स जमा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से हमारे देश की जीडीपी है, उस पर ये बेस्ड है। इंग्लिश में बोले, ठीक है, कई लोगों को सिर्फ इंग्लिश में ही समझ में आता है तो इंग्लिश में ही बता देता हूँ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अ मेजर ऑफ nations tax revenue relative to relative to the size of economy। और साइज ऑफ इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि जीडीपी कितनी है, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है। अब देखो, अगर ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना, अगर ये लो है, अगर ये लो है तो इसका मतलब है लो इज इक्वल्स टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल। अगर ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी है, बस सिंपल इसका ऑपोजिट, फिर ये भी ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, मतलब ये क्या है, ये जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना सेकंड वाली, इट इज लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो डिटरमाइन करती ही नहीं है कि किसके पास ज्यादा पैसा है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका बस इतना रिलेशन है कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो स्लो है या फिर अच्छे लेवल पर हो रही है। ओके, बस उसका उससे रिलेशन है, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या नहीं है। ओके, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्या मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर मार्क करवाया था? हाँ करवाया था, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो मैं हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बोला गया है कि इन दी साउथ एटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बोला है, ठीक है, साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। वाई, व्हाट इज द रीजन? कि बोला गया हमें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में फॉर्म होते हैं, पर वो क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में होते हुए भी साउथ अटलांटिक में और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ओरिजिन होता ही नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्म होते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉपिकल, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन अगर मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया तो आप फिर आंसर जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये फॉर्म कैसे होता है भाई? इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा तो रुको। फॉर्मेशन, अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले सालों में ये फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन दिखने वाला है आपको। इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था आपको कि भाई क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे फॉर्मेशन के रीजंस दिए गए थे, और वो इनडायरेक्टली बता रहे थे भाई आगे आने वाले सालों में आपसे हम फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जान लो कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। ओके,
सबसे पहले तो जो सी का टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए, वार्म सी टेम्परेचर। ठीक है, वार्म होके भी कितना, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है पहली। दूसरा क्या है कि प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब आगे आने वाले सालों में आपको दिख जाएगा कि ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये जीरो कहाँ पे होती है और मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो आपको याद रखना है, जो जीरो होती है ये जीरो एट इक्वेटर, ठीक है, जीरो एट इक्वेटर, एंड मैक्सिमम जो ये फोर्स है, मैक्सिमम कहाँ होती है, एट पोल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे ही करवा दिया। अब देखो जरा, दूसरी चीज जो आपने ये तो पढ़ा होगा कि विंड शीयर है वो एकदम कम होनी चाहिए, लो वर्टिकल विंड शीयर। पर बहुत कम लोगों को पता होगा ये विंड शीयर का मतलब क्या है ना। तो मैं बता देता हूँ, देखो क्या है, जैसे जैसे आप हाइट ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हो, तो जो विंड की स्पीड है ना, उसमें अगर डिफरेंस कम है तो वो लो वर्टिकल विंड शीयर है। अगर इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम है, मतलब समझ लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है, ऊपर थोड़ा सा गए तो यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे गई तो 100 हो गई, यहाँ पे गई 200 हो गई, मतलब कि विंड शीयर बहुत हाई है। जो ऑल्टीट्यूड के साथ अगर विंड की स्पीड चेंज हो रही है और वो भी ज्यादा नंबर से, तो उसका मतलब है हाई वर्टिकल विंड शीयर है। अगर वैसे ही ये कम हो रही है, ये 10 है, ये 12 है, ये समझ लो ये 8 हो गई, ये मान लो यहाँ पे ये फिर 10 हो गई, मतलब कि डिफरेंस बहुत कम है, तो उसका मतलब है कि विंड शीयर लो है। तो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, मतलब कि अगर फॉर्म होना है, तो उस टाइम पर ये जो वर्टिकल विंड का डिफरेंस है ना, वर्टिकल विंड शीयर जो है ये कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो लो प्रेशर है वो वीक होना चाहिए, वीक लो प्रेशर एरिया। और अगर किसी भी एरिया में लो प्रेशर बनाना है तो डायरेक्ट रिलेशन किससे है, ITCZ से, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन से। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, सब कुछ अच्छे से करेंगे, चिंता मत करो आप। उसके बाद मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है कि वहां पर क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी यहाँ पे फॉर्म क्यों नहीं होता साइक्लोन, ये क्या रीजन है। आओ जरा, आपके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ऐड किया है। ये लैंग्वेज पे मत जाना, लैंग्वेज तो पता नहीं क्या है, मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं है बट मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये लिखा हुआ है समर्स, समर्स कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये ब्लू वाला क्या है, जब विंटर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये क्या है, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, ये है इक्वेटर, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये क्या है, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये भी ITCZ है, ITCZ कब, समर्स में। और ये भी ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, विंटर्स में। अब देखो हो क्या रहा है, अभी आप देख रहे होगे, बस इस वाले फॉर्मेशन को देखो यहाँ पे। ठीक है, इस वाले फॉर्मेशन को देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, समर्स होती हैं, तो आपको पता है कि ये इंटरट्रॉपिकल जोन जो है वो इक्वेटर से हटकर किस तरफ आ जाती है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स तक आ जाती है। तो इस वजह से इस एरिया में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अब जैसे जैसे
टाइम बीतता जाएगा, विंटर्स आने का टाइम होगा, ये वापस शिफ्ट होने लगती है इस तरफ। तो जब ये इधर आती है ना, तब आपको सबसे ज्यादा साइक्लोन का फॉर्मेशन इंडियन कोस्ट पे देखने को मिलेगा। ओके, अब आप देखो, जब ये विंटर्स में, जब हमारे यहाँ पे विंटर्स है इंडिया में, उस टाइम पर ये साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाना शुरू करती है। बट आप देख रहे हो कि ये ज्यादातर किसके पास है, ये इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर के पास है। और वो क्या कह रहे थे, साउथ ईस्ट सॉरी साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, ओके। और जो साउथ अटलांटिक है वो कहाँ पे, वो यहाँ पे। भाई यहां तक तो ये पहुंचती ही नहीं है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। और जहां पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन पहुंच नहीं रही, वहां पर लो प्रेशर बन कैसे सकता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि जितन ये जहां पर भी जा रही है ना, आप इतनी सी बात याद रखो, जहां पर भी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जा रही है, वहां पर गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है, उनके उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये मैं ओपन एरिया की बात कर रहा हूँ, क्लोज्ड एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए जहां जहां ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जाती है, वहां वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो मतलब प्रेशर कम होता है। हमें लो प्रेशर ही चाहिए। तो जब ये यहां तक पहुंच ही नहीं रही, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और इस वजह से वहां पर साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, फॉर्म नहीं होते। अब आप देखो कि डायरेक्ट रिलेशन किससे, मैंने आपको बताया ITCZ से, तो ITCZ वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है, कि ITCZ सेल्डम अकर्स, वहां पे अकर ही नहीं होते, बहुत कम अकर होते हैं, इस वजह से यहां पर हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं देखने को मिलते। आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं भी समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप एक बार हमें नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दो, तो मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखो, पानी पी लेता हूँ, है ना, प्यास लग जाती है इतना समझाने के बाद। आप तब तक ये क्वेश्चन पढ़ो। अब देखिए, ये एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन है, ठीक है। लल्लू पंजू क्वेश्चन क्या है, क्यों है। अब ये किसी को नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं आए, दिमाग में ऑन द स्पॉट नहीं आया, कोई बात नहीं। आप एक बार मैप को ध्यान से देखना, है ना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन कौन, आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, है ना। ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट है। अब वही बात है, पता है, ठीक है, नहीं पता तो आप एक बार देख लेना, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को गुजरात और राजस्थान में से कंफ्यूजन होता है, तो इस वजह से हो सकता है कि ना पता हो, बट कोई बात नहीं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं पता तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो सबसे बेकार बात होती है, किसी को नहीं बोलना चाहिए ऐसे। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो दो टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। द फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड दी सेकंड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही होते हैं, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में वो मार्क्स तो सबसे पहले लेके जाओ, अगर आपके पास टाइम कम है, जो आपको पता है आना ही है, तो यहाँ से चीजें आनी ही होती है। अब यहाँ पर सिंपल सी स्टेटमेंट्स दी गई थी, बहुत हार्ड स्टेटमेंट्स नहीं थी। सबसे पहले बोला गया था, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है। कुछ गलत नहीं है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट और एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला गया है ये जो प्रोविजंस होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, ये भी ठीक बात है कि कोर्ट इन्हें डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बट क्या इतना ही करके आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको समझना है कि अब आगे आने वाले सालों में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो वही हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम किसे पढ़ रहे हैं, DPSP,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट, पार्ट कौन सा है, किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट नंबर 4। ठीक है, ओके। स्केड्यूल कौन सा है, ठीक है, स्केड्यूल तो नहीं, सॉरी, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। 36 में एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, स्टेट में अभी आपको बता दूंगा स्टेट का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन आएगी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये जो है, हमने डीपीएसपी बोरो कहाँ से किया, ये जो डीपीएसपी है ये हमने बोरो कहाँ से किया है, तो आपको पता होना चाहिए, बोरोड फ्रॉम आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिख रहा हूँ, और ये जो आयरिश है ना, इन्होंने भी ये बोरो किया था, इन्होंने ये बोरो किया था, बोरोड फ्रॉम, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पूछा नहीं जाएगा, फ्रॉम स्पेन या स्पेनिश, ऐसे याद रख लो, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर जो हैं, बी आर अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने क्या बोला था इसे, इन्होंने डीपीएसपी को एक नाम दिया था, ऐसे लिख देता हूँ, डीपीएसपी को क्या बोला था इन्होंने, उसे एक नाम दिया था, बोला गया था ये नोवल फीचर्स है। क्या है, नोवल फीचर्स, नोवल फीचर्स है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ ये बनाए क्यों गए, आपको पता है ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि ना कोई डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि देखो, मतलब कि आप चले जाओ कोर्ट के पास, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हो वैसे आप कोर्ट के पास ऐसे जाके बोल नहीं सकते कि ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है और ये इसे एनफोर्स नहीं कर रहे, तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन लो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है। ओके, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी केस आता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है, कुछ भी होता है, और वो डीपीएसपी के अगेंस्ट है, और वो डीपीएसपी जो है वो कनेक्ट हो रहा है किसी फंडामेंटल राइट से, तो उस फंडामेंटल राइट को यूज कर कर उस मतलब कि जो, मतलब जिसे हम कहते हैं कि जो लॉ है उसको वो खारिज कर सकता है कोर्ट, बट वो डायरेक्टली डीपीएसपी के थ्रू ही किसी भी लॉ को या किसी भी चीज को खारिज नहीं कर सकता, इसीलिए बोला गया नॉन जस्टिसिएबल है। अगर वही चीज फंडामेंटल राइट से जिसे हम कहते हैं कनेक्ट हो जाए और उसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आप उस लॉ को खारिज कर दो, तो वो बात अलग है। ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि नॉट लीगली एनफोर्सेबल, वही मैंने अभी बताया, लीगली एनफोर्सेबल, कि आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया है तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट लीगली एनफोर्सेबल। उसके बाद एक चीज जो मुझे लिखवानी थी, मैं जो आपसे कह रहा था वो ये था कि डीपीएसपी करते क्या है फिर, जस्टिसेबल भी नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है, तो इनका काम क्या है, एक्चुअली ये डिनोट करते हैं, डिनोट्स द आइडियल्स, द आइडियल्स दैट दी, पहले लिखवा देता हूँ फिर समझा भी दूंगा, स्टेट शुड कीप इन माइंड while फॉर्मिंग या फॉर्मुलेटिंग, कुछ भी लिख सकते हो, फॉर्मुलेटिंग लिख देता हूँ, अच्छा वर्ड है, फॉर्मुलेटिंग लॉज और पॉलिसीज। अब देखो है क्या, डीपीएसपी ना कुछ अच्छी चीजें हैं जो लिखी गई थी कि जब भी आप किसी लॉ को बनाते तो इन चीजों को आप इंक्लूड करिए। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल पीस बना के रखना है, साथ ही साथ जो
वर्कर्स हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो अच्छी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर वेज मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। तो अब जैसे आपको पता है कि लेबर लॉज बनाए गए, ठीक है, इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसीज है उन्हें बनाया गया, तो उसमें डीपीएसपी का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि आप इन चीज़ों को, इन अच्छी चीज़ों को अपने लॉज में इंक्लूड करो। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने स्टेट लिखा है ना, इस स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे नहीं, ये स्टेट का मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब इधर क्या है, ये ना आर्टिकल नंबर 12 में एंड आर्टिकल नंबर 36 में गिवन है। ठीक है, कि स्टेट का मतलब क्या है, तो स्टेट का मतलब सिंपल बताया गया है। स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, एंड उनका लेजिस्लेचर उनका लेजिस्लेचर, टीयूआरई लेजिस्लेचर, जितनी भी लोकल, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, अथॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है, और वो सारी अथॉरिटीज में मतलब एक्सेट्रा लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आपको एक बार आइडिया आ गया ना कि ये है, तो फिर आपको डेफिनेशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट का मतलब होता है, अगर पार्लियामेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर हो, चाहे वो कोई भी एक बॉडी है जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है या गवर्नमेंट का पार्ट है, वो सारे स्टेट के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो अगर वो कोई भी लॉ बना रहे हैं या कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो बोला जाता है कि आप इन डीपीएसपी का ध्यान रखना, क्योंकि ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं। ठीक है, अच्छी चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपने लॉज या पॉलिसीज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से भी इसका आंसर सेम है जो तब के हिसाब से था, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शंस में बोला गया है कि बताओ कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है किसका हाईएस्ट वेट है, मतलब कौन सबसे ज्यादा तवज्जो रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी सबसे ज्यादा उसमें जिसे बोलते हैं हम कि अहमियत है। ठीक है, हाईएस्ट वेट किसका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। हाँ, गिवन ऑप्शंस में सबसे ऊपर है, बट हाईएस्ट अभी के हिसाब से नहीं है, हाईएस्ट अभी के हिसाब से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपरली पूरा आपको लिखवा देता हूँ कौन सा पहले कौन सा बाद में। ठीक है, सबसे पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये 28% वेटेज जो है वो कवर करते हैं। अगर मैं प्रॉपर लिखना चाहूँ तो 28.04%, पर 28 से आप याद रखो, ठीक है, इतना वो प्रिसाइज नहीं जाते। प्लस इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितना करती है, 19%, 19.85 है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। उसके बाद जो है वो आती है स्टील, उसके बाद आता है कोल इंडस्ट्रीज, उसके बाद आता है क्रूड ऑयल। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तीन बची हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल गैस, फिर आता है सीमेंट, जो यहाँ पे सीमेंट नहीं दिया, अच्छा फर्टिलाइजर दिया, ओके, सीमेंट, और फिर आता है फर्टिलाइजर्स। जो सबसे कम है उसका एक बार परसेंटेज याद रखो, बस 2.63%। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ही चीज में आपको दो चीजें बता दी, एक तो इनकी वेटेज बता दी कि किस क्रोनोलॉजी में कौन सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बता दिया, और 8 कौन कौन सी है वो भी बता दिया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। तो अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज।
तो आपको क्या पता है, कुछ ऐड कर दें ऐसा जो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स में कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज हैं जो ऐड करी जाती हैं। ठीक है, 1 मिनट बस पानी पी लेता हूँ, गला खराब है तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो एक और चीज़, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकलता है, जैसे जैसे आपने आईआईपी के नाम से भी जाना होगा, ये उसके 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये कितना परसेंट है? 40.27%। किसका? 40.27% है आईआईपीस का, ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है मैंने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसका 40% जो है वो यही 8 कोर इंडस्ट्रीज कवर करती हैं। ठीक है, जब भी मैं कोई डेटा लिखता हूँ तो बस रफली याद रखो कि 40%। ठीक है, अब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, पहले मैं समझा देता हूँ। ये एक्चुअल में ना क्या करते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस हुए हैं पूरे देश में, उसके बारे में डेटा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, किसी भी चीज का हो वो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उसमें शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आए हैं, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर कम ग्रो कर रहा है, किसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, किसमें कम प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ये वो बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइनिंग सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया इंडिया के अंदर, उन सारे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म चेंजेस। ठीक है, क्या बताता है? शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस की इकोनॉमिक सेक्टर्स, जैसे कि लाइक, मैं मेन मेन लिखवा देता हूँ, माइनिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले सालों में कई क्वेश्चन मिल गया है यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए। ये अपनी रिपोर्ट्स को मंथली पब्लिश करते हैं, पब्लिश्ड मंथली, या पब्लिश तो नहीं होगा, पब्लिश मंथली। ओके, कौन पब्लिश करता है? मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, सीएसओ, ऑफिस नहीं, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेस ईयर क्या है इसका? बेस ईयर क्या है? ऐसे लिख देता हूँ पूरा ही, बेस ईयर क्या है इसका? 2011, 2012, ये याद रखना है। ठीक है, यूजुअली यहीं पे गेम खेल लेते हैं वो बेस ईयर पे, ऊपर से ही याद रखना है शॉर्ट टर्म है। ये एक इसका की वर्ड है जो पता होना चाहिए आपको, कि क्या है, शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। वहां पे यहीं से खेलेंगे आपके साथ। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल लल्लू पंजू टुच्चा क्वेश्चन। ठीक है, अब शायद आपको पता हो ना पता हो वो बात अलग है, क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर्स थी।
और अब के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है कि फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है, चलो पूरा पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। मैं क्यों बोल रहा हूँ टुच्चा पुच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार एक ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पर है? मणिपुर। इसीलिए मैं बोल रहा था लल्लू पंजी है, क्योंकि ये सबको पता है ना, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए ये भितरकनिका कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, ओडिशा। ठीक है, ये कहाँ पे है? कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में। आपको पता है ये क्या थी? ये मैंने वैसे रामसर साइट्स जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, बट चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। ये फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया की। ओके, इसके साथ साथ चिलिका लेक भी थी, तो दो थी पहली, एक तो चिलिका लेक और ये कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क। सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुड़गांव में। अब जिसका नाम कर दिया गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन था, उस टाइम पर किसी वजह से न्यूज में रहा होगा इसलिए पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। अब ना लोगों ने सोचा कि यार ये क्यों पूछ लिया गया। ठीक है, आप सोचो ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो उस टाइम पर जिसे 15 साल हो गए थे। क्यों? क्योंकि इसे जब ये स्टैब्लिश करी गई थी सन 2000 में। ठीक है, 15 साल पूरे हो गए थे एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब याद रखना, अब 2025 गया, अब 26 है, तो इसको कितने साल पूरे हो चुके हैं? 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में के बारे में बेसिक्स पढ़ लो। जैसे कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। उसके बाद हाँ जी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। ठीक है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एकदम पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मैंने जब आपको क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बोला हो कि दिस इज अंडर दिस मिनिस्ट्री, ठीक है, दिस इज अंडर ये इस किससे लिंक है? इस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। ठीक है, ऐसी चीजें जब बताई थी तो मैंने उसके साथ आपको एक और चीज बताई थी। जब ना कुछ बहुत छोटा दिया होता है ना, जैसे एक मिनिस्ट्री के अंदर भी एक डिपार्टमेंट दे रखा है, वो यूजुअली करेक्ट होता है। बट मैं वही कह रहा हूँ, कान खड़े होने चाहिए और नॉलेज आपकी जो है वो एकदम रिफाइंड होनी चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को उस प्रेशर में कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी आगे भी आएगा बहुत सारे क्वेश्चन, तब मैं आपको बताऊंगा कि यूजुअली जब छोटे छोटे डिपार्टमेंट दिए होते हैं ना करंट अफेयर्स के उसमें, तब वो यूजुअली करेक्ट होते हैं। बट फिर से वही बात है, नॉलेज वाली बात है। कोई बात नहीं, अगर उस टाइम पर दिमाग में ना आया हो तो कोई बात नहीं। अब देखो ये बोला गया, NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research. Highly advanced, वाओ। आपने कभी सोचा कि स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हैं? हाईली एडवांस्ड रिसर्च इन इंडिया प्रीमियर प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। मतलब वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा जाए कि भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, क्यों नहीं होगी यार, हमारे देश में बिल्कुल होगी। बट ये स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो एकदम ठीक ही है, तूने ही नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं था, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बेकार है, नकली स्टेटमेंट है। असली स्टेटमेंट ये थी कि टू स्ट्रेंथन, मैं क्यों बोल रहा हूं, अब अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ग्रास GRASS ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल AL लिख रहा हूं, मतलब टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन
इधर ही लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो यहाँ पे कहाँ क्या बात करी जा रही है कि जो इनोवेशन है, टेक्निकल इनोवेशन है, उसे ग्रास ग्रास रूट लेवल से उठाया जाए। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी बात यहाँ पे चल रही है। और वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये तो एकदम ठीक ही है। बट प्लीज जब भी ऐसा कुछ ना, किसी चीज को बहुत भी सही करवाने की कोशिश कर रहा है ना यूपीएससी, कि हाईली, द ओनली, ठीक है, ऐसी ऐसी एक्सट्रीम चीजें ऐड कर रहा है तो वो गलत ही होती है। ये आपने पिछले 10 दिनों में जब मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें दिखाया है आपको, है ना। और ये मिशन क्यों था, दिस मिशन, मैं ऐसे चलो पूरे लिख देता हूँ। मिशन इज टू हेल्प इंडिया बिकम क्रिएटिव एंड नॉलेज, जो अभी भी चाहते हैं, है ना, वही इसका एम था, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ये इसका मिशन था, ETY। ठीक है। अब क्या है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, क्या आपको कुछ हेल्प मिल रही है, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस में, आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अब तो खैर मिली गई होगी 2014 की, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी 2014 के जो 100 क्वेश्चन थे उसकी PDF जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा कल ही, ठीक है। तो आप उसे देख लेना। बाकी 2015 के जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।